नमस्कार छात्र छात्राओं, कक्षा 12वीं के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज के इस कालांश में आज हम रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता बसंत आया के बारे में अध्ययन करेंगे। रघुवीर सहाय जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था 1929 में, यानी रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उनकी शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी में एमए किया, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। इसके बाद वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे। कई वर्षों तक उन्होंने दीनमान पत्रिका का संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। दूसरा सप्तक यानी कि जो प्रयोगवाद युग था उसमें कुछ तार सप्तक निकले थे। 4 तार सप्तक थे जिसमें 7-7 कवियों का समूह होता था। तो जो दूसरा तार सप्तक था उसमें रघुवीर सहाय भी प्रमुख कवि रहे हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक एवं विवेचनात्मक गद्य को भी लिखा। उनके काव्य संसार में आत्मप्रक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी अनेक ऐसी खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रहती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्त करना कविता का दायित्व बनता है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपने नई काव्य भाषा का विकास किया। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते रहे। व्याक्रांत अनुभव के आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचनाएँ की हैं। जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। उनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये उनका जीवन परिचय। अब इस कविता में क्या बताना चाहते हैं? दोनों कविताओं में बसंत आया है कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट चुका है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभवों के बजाय कैलेंडर से माना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोमलें फूटती हैं, हवा बहती है। ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भरमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों का और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तोड़ो एक उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि
सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। प्रति को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए उकसाता नहीं बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको एक नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में तो है, मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की, उपजाऊ बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाते हुए आगे बढ़ता है। इससे कविता का अर्थ विस्तृत हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कविताओं की। वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है, किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कौकी मीन कूकना, बोलना। कवि कहते हैं कि जैसे उसकी छोटी बहन। सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में शामिल कविता वसंत आया से ली गई हैं। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं और यहाँ उन्होंने आज के इंसान का ध्यान प्रकृति की तरफ दिलाने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि जैसे उसकी बहन मधुर स्वर में उसको भैया या दा कहकर पुकारती है, ठीक उसी तरह कोई चिड़िया, कोई कोयल किसी अमीर व्यक्ति के बंगले में लगे हुए अशोक के पेड़ की शाखाओं पर बैठकर जैसे कूकती है, बोलती है, ठीक उसी प्रकार उसकी बहन जो उसको दा या बड़े भाई कहकर पुकारती है। तो यहाँ पर बहन में और उस कोयल या चिड़िया में तुलना की गई है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पिए राय पत्ते। आगे कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु से पहले पतझड़ की ऋतु होती है। पतझड़ की ऋतु में क्या होता है कि जो पेड़ों की शाखाओं पर पत्ते होते हैं वो पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो अब भी वही हो रहा है कि जो पेड़ों की शाखाओं से पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, सूख चुके हैं और सूखने के बाद वो धरती पर, ज़मीन पर गिर चुके हैं। और जब कवि लाल बजरी से युक्त सड़क पर चलता है तो उसके पाँव के नीचे ऊंचे छायादार वृक्षों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो आ जाते हैं, जिनसे चरमराने की आवाज़ आती है। चुरमुराए का मतलब होता है चरमराने की आवाज़। चरमराने की आवाज़ आती है और ये चरमराने की आवाज़ भी उसे इस बात का एहसास कराती है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। बड़े बड़े में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियों में देखो, कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो। अब यहाँ कवि प्रातःकाल, वसंत ऋतु की जो प्रातःकाल होती है और उस वसंत ऋतु की प्रातःकाल में सुबह के समय जो हवा बहती है उस हवा के बारे में कहता है कि प्रातःकाल जो हवा बहती है वो ताजगी से युक्त होती है, शुद्ध हवा होती है। उस हवा को महसूस करके ऐसा लगता है कि मानो वह हवा गर्म पानी से अभी अभी नहाकर आई हो। यहाँ पर प्रातःकालीन सुबह की जो हवा होती है उसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली गई। अब जो हवा है वसंत ऋतु की जो प्रातःकाल होती है उसमें खिली जो हवा होती है वो ताजगी से युक्त होती है और वो एक झोंके के समान आती है और इंसान को या मानव को ताजगी का एहसास करके चली जाती है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आ गया है। और ऐसे जब मैं फुटपाथ पर लाल बजरी से युक्त सड़क पर चल रहा था और तब मेरे पैरों के नीचे पेड़ों के पत्ते आए जिनसे चुरमुराने की आवाज़ आई। उसके बाद जो हवा चली, हवा के चलने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि वसंत ऋतु का महीना आ गया है, अर्थात वसंत ऋतु आ गई है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था।
अब कवि व्यंग्यात्मक शैली की बात करता है। आज के आधुनिक समाज में हमारा जो समाज है वो प्राकृतिक वस्तुओं से कट चुका है। उसको नहीं मालूम कि प्राकृतिक वस्तुओं में जो बदलाव होता है वो बदलाव ही जो हमारा वातावरण है उसमें भी बदलाव लाता है। अब आप में से यानी कि आज की पीढ़ी की बात करूं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको वसंत ऋतु के बारे में पता है, वसंत के महीने के बारे में पता है। अर्थात जब भी हमें कोई विशेष तिथि देखनी होती है, अमावस्या, पूर्णिमा या कोई महीना कोई या विशेष दिन देखना होता है, तो हम कैलेंडर की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन पहले जो क्या होता था, लोग जो थे वो प्रकृति में जो बदलाव होता था उन्हीं से पहचान लेते थे कि अब कौन सा महीना चल रहा है, अब कौन सा महीना चल रहा है। लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो इस प्रकृति से टूट चुकी है, हट चुकी है, इसलिए वो कैलेंडरों की तरफ ध्यान दे रही है। तो उसी चीज़ को आधार बनाकर यहाँ पर कहा गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवे की पंचमी। कवि कहते हैं कि यदि हमें बसंत पंचमी को के बारे में जानना है, विशेष दिन के बारे में जानना है, विशेष महीने के बारे में जानना है, तो हम कैलेंडर पर आश्रित हो जाते हैं, कैलेंडर की ओर पर निर्भर हो जाते हैं, उसकी ओर देखने लगते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा वसंत पंचमी पर अब आज के माहौल में छुट्टी भी होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आज का इंसान जो है जब उसकी छुट्टी होती है और कैलेंडर में देखने पर उसे मालूम होता है कि वसंत पंचमी का त्यौहार आ गया है। अर्थात उसे परिवर्तनों से ये पता नहीं चलता, उसको ये सब कैलेंडर से और छुट्टी के कारण ही पता चलता है कि वसंत का महीना आ गया है। मदन महीने में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर में पुनरुक्ति प्रकाश, दहकेंगे मीन अनुप्रास अलंकार, दहर दरकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। और जब कवि कविताएं पढ़ता है तो वो कल्पना करता है कि आने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा होगा, यानी कि वो वसंत ऋतु में की कल्पना करता है कि कैसा परिवर्तन होना चाहिए। वो कहता है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो ढाक के पेड़ हैं उन पर उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। उन पीले पत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी दहकने लगे हैं, दहक कर जलने लगे हैं, जिसके कारण उनका रंग पीला हो गया है। और आम की शाखाओं पर जो आम लगे हैं उनका भी रंग पीला हो गया है, जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि वो भी अब और अधिक रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता बिखेरेंगे। यानी आने वाला समय ये होगा कि ढाक के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ों के पत्ते जो हैं वो अधिक मात्रा में दहकेंगे, जलने लगेंगे, और आम के जो बोर हैं, आम की जो शाखाएं हैं वो और अधिक आमों से लद जाएंगी। ये कब होगा? जब वसंत ऋतु का आगमन होगा। रंग रस गंध से फैले फंदे दूर के विदेश से, वे नंदन वन होंगे यशस्वी। आगे कवि कहता है कि वो अपने घर पर स्थित बगीचों में जो फूल उगे हुए हैं, यानी कि उसका घर है, घर में जो उसने बगीचा लगाया हुआ है, उस बगीचे में जो रंग बिरंगे फूल उगे हुए हैं, उनके रंगों से, उनके रसों, उसके रस से और उनसे उठने वाली महक से माहौल इतना सुंदर, इतना अच्छा लगने लगता है कि कवि को एहसास होता है कि उसका जो मकान है, जो कि एक महानगर में स्थित है, महानगर में कवि रह रहा है, महानगर में रहते हुए उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो विदेश में आ गया है। अर्थात किसको देखकर? बगीचों में जो विभिन्न रंग के फूल उगे हुए हैं, उनको देखकर, उनके रंग, रस और सुगंध को देखकर, महसूस करके उसको ऐसा लगता है जैसे वो विदेश में आ गया हो। वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, यानी वे जो फल फूल हैं जो उसके बगीचे में लगे हुए हैं वो यशस्वी होवेंगे और इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। मदमस्त पीक भोर अपना कर्तृत्व अभ्यास करके दिखावेंगे। और जो कोयल है वो भी अपनी मधुर आवाज़ में कूक रही है, और जो भंवरा है वो भी अपनी मधुर आवाज़ उत्पन्न कर रहा है, अपना अभ्यास करके दिखावेंगे। जब ऐसा होगा
भविष्य में तब हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इस अंतिम पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज का दिन मेरे लिए नगण्य है। नगण्य का मतलब इस पर अधिक प्रभाव न दिया जाए, इसको अधिक महत्व न दिया जाए। क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो वसंत ऋतु को मौसम में होने वाले बदलाव के कारण ही पहचानती। वो कैलेंडर में देखकर उसको पहचानती है, तारीख देखकर उसको पहचानती है। अर्थात आज की पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति में होने वाले बदलावों से टूट चुकी है, हट चुकी है। ये एक मेरे लिए नगण्य, ये मेरे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए मैं आज के दिन को नगण्य मानूंगा। जैसे मैंने आज यानी मैं ऐसे वसंत ऋतु को जानना पहचानना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। मैं वसंत ऋतु को उस रूप में जानना पसंद करूंगा जैसे पहले होता था। पहले के प्राचीन काल में जब वसंत ऋतु आती थी, वसंत पंचमी का त्यौहार आता था तो बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता था। लोग जोशो खरोश के साथ एक दूसरे को वसंत पंचमी की बधाइयाँ देते थे। लेकिन आज जो है वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि लोगों का ध्यान प्रकृति की तरफ नहीं है और यही संदेश हमें कवि देना चाहता है कि हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष में उपयुक्त पंक्तियों में कवि की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, भाषा में कहीं कहीं पर देशज शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है जिसके कारण भाषा में अपनापन सा महसूस होता है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, ये अलंकार आए हैं जिससे कहीं ना कहीं कविता जो है वो सजीव सी जान पड़ती है। शांत रस की प्राप्ति होती है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और यहाँ कवि ने मानव को व्यंग्यात्मक शैली में प्रकृति में होने वाले बदलावों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की है। तो ये थी आज की कविता, इसका नाम था वसंत आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। आज के कालांश में केवल इतना है।